तो देखो हमारा टॉपिक है मोशन इन प्लेन। ओके, अभी मोशन इन प्लेन का मीनिंग क्या है? अभी तक जो तुम पढ़ते आए हो मोशन इन स्ट्रेट लाइन, वो टॉपिक था। मोशन इन स्ट्रेट लाइन का मीनिंग होता है ऐसा मोशन जो किसी स्ट्रेट लाइन में हो। तो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन से मतलब ये है कि आप सिर्फ एक ही, जैसे कि आपके पास जो कोऑर्डिनेट एक्सिस हैं, आपको सिर्फ किसी एक एक्सिस की रिक्वायरमेंट हो, जैसे कि या तो सिर्फ एक्स एक्सिस की रिक्वायरमेंट है, या सिर्फ वाई एक्सिस की है, या फिर सिर्फ एक ही जेड एक्सिस की रिक्वायरमेंट है उस मोशन के बारे में बताने के लिए। तो इफ वी नीड ओनली वन कोऑर्डिनेट सिस्टम टू डिस्क्राइब अ मोशन, देन मोशन इज नोन एज वन डायमेंशनल, और यू कैन से मोशन इन स्ट्रेट लाइन, उसको बोलते हैं। तो जो आपने टॉपिक पढ़ा था, जो चैप्टर प्रीवियसली पढ़ा हुआ है, वो है मोशन इन स्ट्रेट लाइन। इसका मतलब मोशन या तो सिर्फ एक्स एक्सिस पे हो रहा है, वाई एक्सिस पे हो रहा है, जेड एक्सिस पे हो रहा है। आपको सिर्फ किसी एक टाइप के कोऑर्डिनेट सिस्टम की रिक्वायरमेंट होती है उस मोशन को एक्सप्लेन करने के लिए, डिस्क्राइब करने के लिए। बट मोशन इन प्लेन, अब प्लेन है तो प्लेन का मीनिंग, जैसे देखिए ये बोर्ड एक प्लेन है, ये एक लाइन नहीं हो सकता, इस पे ये सिर्फ एक लाइन है। तो ये प्लेन है, तो इस बोर्ड के किसी भी पॉइंट को अगर आपको डिनोट करना है तो इसके लिए आपको दो एक्सिस की रिक्वायरमेंट होती है, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो जब भी किसी मोशन को एक्सप्लेन करने के लिए टू कोऑर्डिनेट एक्सिस की रिक्वायरमेंट हो जाए तो आप समझ लेंगे कि वो मोशन इन प्लेन है, वो अब मोशन इन स्ट्रेट लाइन नहीं है। तो बहुत ही सिंपल सा बेसिक कॉन्सेप्ट है। किसी मोशन को अगर आप सिर्फ एक ही कोऑर्डिनेट एक्सिस से डिस्क्राइब कर पा रहे हैं तो आप वहाँ पे मोशन को मोशन इन स्ट्रेट लाइन बोल सकते हैं। और अगर कम से कम दो एक्सिस की रिक्वायरमेंट है, या दो से ज़्यादा भी हो सकती है, बट स्पेस में होती है दो से ज़्यादा, ठीक है। थ्री डायमेंशनल में, अभी टू डायमेंशनल में हम लोग पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे मोशन इन प्लेन के लिए हम टू कोऑर्डिनेट एक्सिस हमारे लिए एनफ है। तो देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे मोशन है जो कि मोशन इन प्लेन के एग्जाम्पल्स हैं, वो कौन कौन से मोशन हैं। देन मोशन इन प्लेन के एग्जाम्पल्स पहले तो देख लेते हैं। तो एग्जाम्पल में जो आपके सिलेबस में दिया हुआ है वो है फर्स्ट प्रोजेक्टाइल मोशन, फर्स्ट है प्रोजेक्टाइल, और सेकंड है सर्कुलर। तो यहाँ पे देख सकते हैं फर्स्ट मोशन प्रोजेक्टाइल मोशन है, सेकंड है सर्कुलर। ये दोनों एग्जाम्पल है मोशन इन प्लेन के, ये जो आपके सिलेबस का पार्ट है। तो प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है, सर्कुलर मोशन क्या होता है, इसके बारे में भी पढ़ेंगे। तो सर्कुलर मोशन के बारे में तो हमें पहले से ही पता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो किसी सर्कुलर पाथ पे मूव करता है या ट्रेवल करता है ऐसे से, तो इसको सर्कुलर मोशन कहते हैं। अब इस मोशन के कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे जब हम सर्कुलर मोशन के बारे में पढ़ेंगे। कितने टाइप के पॉसिबल है, ये वर्टिकल प्लेन में हो सकता है, हॉरिजॉन्टल प्लेन में हो सकता है, डिफरेंट टाइप के प्लेन में ये सर्कुलर मोशन हो सकता है। हो सकता है कि इसमें पार्टिकल एक्सेलरेटेड मोशन कर रहा हो या फिर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से कर रहा हो, बट तो जो भी इसके बारे में डिटेल होगी वो डिटेल में स्टडी करेंगे जब हम सर्कुलर मोशन के बारे में पढ़ेंगे। बट अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है। तो इससे पहले कि हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन स्टार्ट करें मोशन इन प्लेन में, देखते हैं कि कैसे मोशन इन प्लेन होने का मीनिंग क्या है। तो मान लीजिए कि ये कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और इसको इस डायरेक्शन में थ्रो किया गया है किसी वेलोसिटी, मान लीजिए v वेलोसिटी से इसको इस डायरेक्शन में थ्रो किया गया है। ये किसी बिल्डिंग के ऊपर है, मान लीजिए कि ये कोई बिल्डिंग है, ठीक है। यहाँ से एक बुलेट या फिर कुछ भी, या एक स्टोन आपने ऐसे फेंक दिया उधर, तो जैसे ही आप इसको इस डायरेक्शन में फेंकते हैं, इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर फोर्स जो कि ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन है वो डाउनवर्ड वर्क करना स्टार्ट कर जाता है, ठीक है। वो डाउनवर्ड मतलब कि आपको पता है ग्रेविटेशनल फोर्स ऑलवेज अर्थ सरफेस की तरफ, अर्थ के सेंटर की तरफ लगेगा, तो ये इधर फोर्स लगता है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स है। और वेलोसिटी आपने इधर अप्लाई किया था,
तो आपने वेलोसिटी इधर अप्लाई किया है, मतलब आपने जो फोर्स अप्लाई किया हुआ है वो इस डायरेक्शन में अप्लाई किया हुआ है। जब फोर्स अप्लाई करोगे तभी तो ये ऑब्जेक्ट इधर जाएगा। तो आपने जो अप्लाई किया हुआ है ये अप्लाई फोर्स है। और ये ग्रेविटेशनल फोर्स हम लोग अप्लाई नहीं करते, ये तो नेचुरल फोर्स है, ये अप्लाई होना ही है। अगर हम इस तरीके किसी भी नॉर्मल कंडीशन में थ्रो करेंगे तो ये फोर्स तो लगेगा ही। तो जब ये दोनों फोर्स लग जाते हैं तो क्या होगा, अब अगर किसी ऑब्जेक्ट पे दो फोर्स वर्क करते हैं तो ये ऑब्जेक्ट किधर जाएगा। तो आपको पता है इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा, तो रिजल्टेंट के लिए क्या करते हैं हम, यहाँ पे पैरेललोग्राम ड्रॉ कर देंगे और इस पे जो फोर्स होगा उसकी डायरेक्शन इधर हो जाएगी। तो अब इस पे फोर्स इधर लगेगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए इस पॉइंट पे फोर्स इधर लग गया और जैसे इस पे फोर्स इधर लगा ये अपनी डायरेक्शन तुरंत चेंज कर देगा डाउनवर्ड। तो जब ये डाउनवर्ड चेंज करेगा तो ये डाउनवर्ड लगातार अपनी डायरेक्शन चेंज करता रहता है और ये धीरे 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 क्या होता है, ये यहाँ पे आके गिर जाता है। यहाँ पे ये ग्राउंड को हिट करता है। सपोज ये पॉइंट जेड है जहाँ पे इसने ग्राउंड को हिट किया और ये बी से इसको प्रोजेक्ट किया गया था, ठीक है। तो अब देखिए किसी पॉइंट पे मान लीजिए कि पॉइंट पी के बारे में आपको बताना है, इस पार्टिकल के या जो भी बॉडी है ये पी के बारे में बताना है, तो आपको पी पॉइंट के लिए 2 एक्सिस की रिक्वायरमेंट होगी। ये हाइट के लिए वाई एक्सिस और हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट के लिए आप एक्स वाई कोऑर्डिनेट यूज करेंगे। तो अब देखिए इस मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए आपको रिक्वायरमेंट हो रही है एक्स और वाई एक्सिस की, इसलिए इस टाइप के मोशन को हम लोग बोलते हैं मोशन इन प्लेन। ओके, so this is very simple example of motion in plane, right? So if you throw any object in horizontal direction, it will fall down on the surface at point Z on the ground. So throughout the motion, if you want to describe the motion of the particle at any point, so you need two coordinate system for this process. So this type of motion is known as motion in plane. ओके, तो ये तो इसी को एक्चुअल में ये जो मोशन हो रहा है इसको प्रोजेक्टाइल मोशन बोलते हैं। ये जो मोशन आपको ये एग्जांपल दिया गया है ये एक प्रोजेक्टाइल मोशन का एग्जांपल है। प्रोजेक्टाइल मोशन और भी टाइप के हो सकते हैं, तो देखते हैं और क्या पॉसिबिलिटी है। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि आप इस ग्राउंड पे यहाँ पे कहीं खड़े हुए हैं पॉइंट ए पे, सपोज आप पॉइंट ए पे हैं, आपने यहाँ से किसी बॉल को थ्रो किया ऐसे एग्जैक्ट परपेंडिकुलर, तो क्या होगा ये उसी पाथ पे रिटर्न हो जाती है। तो इस पूरे मोशन को एक्सप्लेन करने के लिए आपको सिर्फ रिक्वायरमेंट है वाई कोऑर्डिनेट की, क्योंकि एक्स एक्सिस पे कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ है इधर, तो सिर्फ वाई कोऑर्डिनेट से आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि यहाँ पे है तो वाई इक्वल टू 4 मीटर पे है, यहाँ है 6 मीटर पे है। तो ये हो गया मोशन इन स्ट्रेट लाइन, ठीक है। बट सपोज आपने वर्टिकली नहीं फेंका इसको और आपने किसी एंगल पे इसको थ्रो कर दिया ऐसे, सपोज ये एंगल कुछ है थीटा है, अब क्या होगा ये ऑब्जेक्ट ऐसे चलेगा और ये यहाँ पे आके ऐसे गिर जाता है, ठीक है। ये हिट करता है पॉइंट जेड पे सपोज ग्राउंड को, तो क्या हुआ, सपोज पॉइंट पी के बारे में आप बताना चाहते हैं कुछ, तो पॉइंट पी के बारे में जब आप बताना चाहते हैं तो देख रहे हैं कि यहाँ पे सपोज ये एक्स है, तो यहाँ पे आपको हाइट के लिए वाई एक्सिस यूज करना पड़ेगा और ओरिजिन से डिस्प्लेसमेंट के लिए एक्स एक्सिस का यूज करना पड़ेगा, तब जाके आप इस पॉइंट के बारे में डिस्क्राइब कर पाएंगे। तो यहाँ पे एक्स वाई कोऑर्डिनेट की रिक्वायरमेंट होगी और इस तरीके से ये जो मोशन हो गया ये भी मोशन इन प्लेन हो गया और यहाँ पे ये जो मोशन है ये भी प्रोजेक्टाइल मोशन है। तो आपने दो टाइप का प्रोजेक्टाइल देखा, एक तो किसी हाइट से अगर किसी ऑब्जेक्ट को यहाँ से ऐसे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फेंकते हैं तो ये ऐसे आगे गिर जाता है ग्राउंड पे, तो ये भी एग्जाम्पल है प्रोजेक्टाइल का। यहाँ भी आपको एक्स वाई की ज़रूरत है और इस वाले केस में जब ग्राउंड से आप थ्रो करते हैं किसी ऑब्जेक्ट को तो ये किसी पॉइंट पे हिट करता है, इस केस में भी आपको एक्स वाई कोऑर्डिनेट की रिक्वायरमेंट होती है। तो यहाँ पे ये भी मोशन इन प्लेन है, ये भी मोशन इन प्लेन है, ये दोनों ही टाइप के मोशन को प्रोजेक्टाइल मोशन बोलते हैं। ऐसा मोशन भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। अभी हम देखेंगे कि दोनों को डिफरेंट कौन कौन से
टर्म यूज किए जाते हैं, कौन से टर्म इस टाइप के लिए यूज किया जाता है और कौन सा टर्म इसके लिए, उसके बारे में भी आपको बताएंगे। बट इससे पहले कि आप ये मोशन इन प्लेन है, ये बात आपको समझ में जरूर आ गई होगी कि क्यों इसको मोशन इन प्लेन बोल रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं दो कोऑर्डिनेट सिस्टम की रिक्वायरमेंट हो रही है, यू नीड एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट टू डिस्क्राइब about any point of the motion. So this type of motion is known as motion in plane. Examples are projectile motion and circular motion. सर प्रोजेक्टाइल मोशन को डिफाइन कैसे करेंगे? तो अभी आपको समझ में आ गया होगा कि इस टाइप के मोशन को क्यों मोशन इन प्लेन बोल रहे हैं। अब देखते हैं कि सर्कुलर मोशन को मोशन इन प्लेन क्यों बोलते हैं हम लोग। तो सपोज कर लो कि ये कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में चल रहा है, तो अगर आप इसके किसी भी पॉइंट के बारे में कुछ भी कहना चाहते हैं तो फिर से आपको क्या करना होगा, आपको सपोज सेंटर अगर यहाँ पे है, सपोज इस टाइप का सर्कल है, कोऑर्डिनेट एक्सिस आपने इस टाइप से चूज किया हुआ है, आप कहीं भी चूज कर सकते हैं, कोऑर्डिनेट एक्सिस आप यहाँ भी ले सकते थे, कोई ऐसी बाउंडेशन नहीं है, बट आपके अकॉर्डिंग है कि आप कहाँ पे लेना चाहते हैं। तो इस केस में भी आप अगर किसी भी पॉइंट के बारे में, जैसे कि पॉइंट पी क्यू आर, किसी भी पॉइंट के बारे में कुछ भी कहना चाहते हैं तो आपको रिक्वायरमेंट होगी एक्स और वाई दोनों की, या फिर ये जेड प्लेन में, अगर ये वाई जेड प्लेन है तो जेड और वाई की रिक्वायरमेंट होगी। तो यहाँ पे टू कोऑर्डिनेट एक्सिस की रिक्वायरमेंट है कॉन्टिन्यू, इट मीन्स ये भी एग्जाम्पल हो गया मोशन इन प्लेन का। तो यहाँ पे आपको दो एग्जाम्पल बताए जा रहे हैं मोशन इन प्लेन के, फर्स्ट है प्रोजेक्टाइल और सेकेंड है सर्कुलर, ठीक है। और भी मोशन इन प्लेन हो सकते हैं, बट यहाँ पे आपका जो सिलेबस में वो दो ही दिया हुआ है, प्रोजेक्टाइल और सर्कुलर, इसी के बारे में हमको पढ़ना है। तो अब देखते हैं कि प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है। पहले प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में पढ़ेंगे और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सर्कुलर मोशन के बारे में, ठीक है। प्रोजेक्टाइल मोशन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है मोशन इन प्लेन का। सर्कुलर मोशन तो इम्पॉर्टेंट है ही, बट प्रोजेक्टाइल मोशन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। इसके न्यूमेरिकल्स बहुत ही इंटरेस्टिंग होते हैं, जो समझ गया, ठीक है, वो बहुत ही इजीली और बहुत ही अच्छे से उसको सॉल्व कर पाएगा। तो हम लोग देखेंगे न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करते हैं। बट अगर आपको प्रोजेक्टाइल पढ़ना है तो बार बार बोल रहे हैं, आपको पता होना चाहिए वेक्टर रिजोल्यूशन। जो लोग रिजॉल्व नहीं कर पाएंगे वेक्टर को, वो नहीं पढ़ पाएंगे प्रोजेक्टाइल मोशन। तो आप जरूर वेक्टर रिजोल्यूशन पढ़िए। देखते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है। और अभी तुम्हारी प्रोजेक्टाइल मोशन, तो अब प्रोजेक्टाइल मोशन पे आ रहे हैं पर्टिकुलरली, ठीक है। तो देखिए इसको डिफाइन कैसे करते हैं। जैसे कि ये कोई ग्राउंड है, जैसा देखो यहाँ पे बुक में जो भी लिखा हुआ है जरूरी नहीं है कि आप उसी वर्ड को लिखिए तो आपको सही माना जाएगा। यू शुड ट्राई टू राइट इन योर ओन वर्ड्स, ओके। और वही आपको सिंपल होगा, वही आप एग्जाम में लिख भी पाएंगे। जितने लोग बुक का वर्ड लिखने की कोशिश करेंगे, तो बहुत सारे लोग तो होते हैं कैपेबल जो लिख पाते हैं, बट बहुत सारे क्या होते हैं वो लिख नहीं पाते हैं सही। तो कोशिश करिए अभी से कि आप चीज़ों को समझें, जो चीज़ें आपके सामने रियलिटी में मैक्सिमम पोर्शन क्लास 11th में ऐसे हैं जो आपके आसपास होने वाली चीज़ों से रिलेटेड ही हैं, तो आप उसको बहुत ईजिली अपने वर्ड्स में लिख सकते हैं अगर आपको अच्छे से लिखना आता है। तो प्रैक्टिस करिए लिखने की, ठीक है, और अपने वर्ड्स में चीज़ों को लिखने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए जब भी पढ़ रहे हैं। जो लोग रीडिंग करेंगे यहाँ पे वो कुछ नहीं कर पाएंगे। जैसे कि मान लो तुम्हें प्रोजेक्टाइल मोशन आज पढ़ना है, तो आज आपको क्या करना होगा, हेडिंग आपने लिखा और इसकी डेफिनेशन आपको खुद से लिखना स्टार्ट कर देना चाहिए बिना बुक देखे हुए। जो चीज़ें आपने सुना है, जो आपने जो इमेजिन किया उसको लिखिए, फिर उसको जो डेरिवेशन जो डेफिनेशन बुक में दिया हुआ है उसके साथ मैच करिए। अगर दोनों का मीनिंग सेम है इट मीन्स करेक्ट, अगर मीनिंग सेम नहीं है तो जहाँ पे मिस्टेक है उसको सही कर सकते हैं। यही तरीका है चीज़ों को अच्छे से लिखने का। बुक में देख देख के लिखेंगे फिर एग्जाम में नहीं लिख पाएंगे आप। तो जो भी आप सोचते हैं, जो इमेजिन करते हैं, उसी को लिख दीजिए, फिर मैच कराइए कि क्या आपने सही लिखा है या फिर सही नहीं है। तो देखिए ये कोई सरफेस है, यहाँ पे आप सपोज पॉइंट ए पे खड़े हुए हैं और आपने एक बॉल को किसी वर्टिकल, ये वर्टिकल डॉटेड लाइन से हम दिखा रहे हैं, इसको आपने इमेजिन कर लिया। जैसे ये है, यहाँ से आप इमेजिन कर सकते हैं ये वर्टिकल है, अब यहाँ से थ्रो कर दिया आपने। तो यहाँ से आपने किसी बॉल को इस डायरेक्शन में थ्रो किया
कोशिश करेंगे कि आप यहाँ से तो स्ट्रेट लाइन में ही फेंके होंगे। आप जब भी किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो करेंगे तो आप ऑलवेज उसको स्ट्रेट लाइन में ही थ्रो करते हैं। अब वो ड्यू टू इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी क्या होगा, ये ऐसे आके कहीं ना कहीं स्ट्राइक करेगा ग्राउंड को, क्योंकि ग्रेविटेशनल इस फोर्स इसको अट्रैक्ट कर रहा है। तो सपोज ये पॉइंट एक्स पे आके एक्स एक्सिस पे स्ट्राइक कर गया, ठीक है। तो ये हो गया, ये मोशन इन प्लेन तो है ही, साथ में ये प्रोजेक्टाइल मोशन है। अब इसकी डिफिनीशन क्या होती है ये हमको जानना होगा। तो अब देखिए इसकी डिफिनीशन क्या है। आप बोलेंगे व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन एट सम एंगल थीटा फ्रॉम हॉरिजॉन्टल या फिर वर्टिकल, आप दोनों से एंगल चूज कर सकते हैं, इसके लिए आप फ्री हैं। तो आप बोलेंगे व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन at an angle theta with vertical or horizontal, it depends on your choice, then it travel in a plane. Now plane को भी आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं, x प्लेन, xy प्लेन या फिर yz प्लेन या फिर zx, it depends on your choice, ठीक है। सो आप बोलेंगे it travels in a plane under the effect of gravity, okay, and then it returns on the ground and strike ground at some point, and throughout the whole journey it travels on a parabolic path, and this type of motion is known as projectile motion। बहुत ही सिंपल है। ये जो आपको दिख रही है ट्रेजेक्ट्री मीन्स होता है पाथ, ये एक्चुअल में पैराबोलिक होता है। तो हमको पता होगा तो हम पैराबोलिक यहाँ पे लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग डिराइव करेंगे कि ये जो ट्रैक है ये पैराबोला है, ठीक है, इसको प्रूव करेंगे। तो जब भी आप एग्जाम में लिखते हैं तो ये मान लिया जाता है कि आपने सारा टॉपिक पढ़ा हुआ है, तो डिफिनीशन को आप उसमें पैराबोलिक लिख सकते हैं। तो फिर से सुन लीजिए आप क्या लिखेंगे। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन एट एन एंगल थीटा विथ हॉरिजॉन्टल, देन इट ट्रेवल इन XY प्लेन अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी एंड इट स्ट्राइक एट सम पॉइंट ऑन द ग्राउंड, सपोज दिस पॉइंट इज x, जो भी लिखना चाहे आप। Throughout the journey it travels on a parabolic path, and this type of motion is known as projectile motion। बहुत ही सिंपल डिफिनीशन, जैसा दिख रहा है वैसा ही लिखने की कोशिश करते हैं। बहुत ज़्यादा हमको कुछ भी इसमें बनाने की जरूरत नहीं है कि बहुत ज़्यादा स्टैंडर्ड करना है। ट्राई टू राइट सिंपल थिंग कि सभी को बातें समझ में आए, ठीक है। तो आप अब अपने से इमेजिन करिए, एक बॉल है आपके पास, बॉल को आपने थ्रो किया, क्या होगा, वो बॉल XY प्लेन में ट्रेवल करेगी, और किसके इफेक्ट के अंदर ट्रेवल करेगी, ग्रेविटी के, और तो कोई इफेक्ट नहीं है वहाँ पे। और ग्रेविटी के इफेक्ट से क्या होगा, वो ग्राउंड पे आके स्ट्राइक कर जाएगी किसी न किसी पॉइंट पे। तो इसी मोशन को आप प्रोजेक्टाइल बोल रहे हैं। तो इसी मोशन को आपको अपने वर्ड में इस तरीके से लिखना है कि जो आपके डिफिनीशन को पढ़ रहा है उसको ये बात समझ में आ जाए कि आपने सही लिखा है। खुद लिख के खुद नहीं पढ़ना है यहाँ पे। तो राइटिंग स्किल की सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी होती है कि हम ऐसा लिखें कि पढ़ने वाले को समझ में आए, हम ऐसा बोलें कि सुनने वाले को समझ में आए। अगर ये आप कर पा रहे हैं तो बेस्ट है, फिर आपकी सारी जो भी कंडीशंस है, जो भी रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो जाएगी। तो बस फिर से सुन लीजिए डिफिनीशन क्या है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन एट एन एंगल थीटा विथ हॉरिजॉन्टल। अब देखिए हॉरिजॉन्टल हम क्यों बोल रहे हैं, ये हमारी चॉइस है, कोई जरूरी नहीं कि आप हॉरिजॉन्टल बोलें, आप वर्टिकल से भी बोल सकते हैं, सम एंगल थीटा। तो यहाँ पे लिखने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, इसीलिए यहाँ पे कोई एक बहुत ही स्टैंडर्ड डिफिनीशन जरूरी नहीं कि वही लिखें हम जो बुक में दिया हुआ है, आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। तो फिर से सुनिए, हम हॉरिजॉन्टल चूज कर रहे हैं, आप वर्टिकल चूज करिए या फिर आप भी हॉरिजॉन्टल चूज करिए, कोई भी किसी को बाउंडेशन नहीं है, इन सभी चीज़ों की फ्रीडम है यहाँ पे। तो आप बोल सकते हैं व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन एट एन एंगल थीटा विथ हॉरिजॉन्टल, देन इट ट्रेवल in XY plane under the effect of gravity and it strike the ground at some point X. Throughout the motion this particle travel on a projectile path, so this type of motion is known as projectile motion। बहुत ही सिंपल डिफिनीशन है, इसमें कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है, जो कुछ भी यहाँ पे दिख रहा है उसी को हमने लिख दिया हुआ है। आप भी एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे आराम से लिख देंगे। सो आई होप कि आपको समझ में आया कि प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है, ठीक है। जब इस ऑब्जेक्ट को थ्रो किया गया तो किसी इंडिविजुअल ने इसको वेलोसिटी दिया u एट एन एंगल थीटा, थीटा पे इसने u दिया, इसने और कुछ भी नहीं किया। लेकिन
ये ऑब्जेक्ट ऊपर भी जा रहा है, मतलब वाई एक्सिस पे भी ट्रेवल कर रहा है और एक्स एक्सिस पे भी ट्रेवल कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि इसके पास एक्स एक्सिस के अलॉन्ग भी वेलोसिटी है और वाई एक्सिस के अलॉन्ग भी वेलोसिटी है। तो जो वेलोसिटी इसकी एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है वो इसको एक्स डायरेक्शन में ले जाती है, और जो वाई एक्सिस के अलॉन्ग है वो वाई एक्सिस पे ले जाती है। अब यहाँ पे ध्यान से देखेंगे कि एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जब ये चल रहा है तो इसको अपोजिट डायरेक्शन में कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है, जबकि जब ये वाई एक्सिस पे चल रहा है तो अपोजिट डायरेक्शन में ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन है जो इसको रोक रहा है ऊपर जाने से। तो इस डायरेक्शन में, मतलब कि वाई एक्सिस के डायरेक्शन में इस पे एक फोर्स है डाउनवर्ड, जबकि एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में इस पे कोई भी फोर्स नहीं है। तो इस डायरेक्शन में इसका मोशन होता है यूनिफॉर्म, और यूनिफॉर्म होगा तो इसकी वेलोसिटी जो होगी वो कांस्टेंट हो जाएगी। मतलब जो भी v है इसको ux लिखा गया है यहाँ पे, ये क्या हो जाएगा कांस्टेंट, इसमें किसी भी टाइप का कोई भी चेंज नहीं हो सकता है। लेकिन y एक्सिस पे अगर देखेंगे तो y एक्सिस पे क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा है इसलिए ये मोशन हो जाएगा एक्सेलरेटेड। एक्सेलरेटेड का मतलब यहाँ पे क्या होगा, डी एक्सेलरेशन होगा बिगनिंग में, यहाँ तक देखो इसकी स्पीड लगातार कम होगी और फिर इंक्रीज होगी। तो इस टाइप के मोशन को ही हम लोग बोलते हैं एक्सेलरेटेड मोशन, जिसमें कि वेलोसिटी वेरिएबल होती है, कभी बढ़े कभी घटे, कभी बढ़े कभी घटे। अगर ऐसा मोशन है तो बोलते हैं एक्सेलरेटेड मोशन, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। तो एक्स एक्सिस पे इसका मोशन यूनिफॉर्म है, वाई एक्सिस पे है एक्सेलरेटेड। बोलो बात समझ में आई? यस सर। यस सर। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो मोशन है ये वाई एक्सिस पे मोशन है एक्सेलरेटेड। तो वाई एक्सिस पे आप यूज करते हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन फाइंड आउट करने के लिए फाइनल वेलोसिटी किसी पॉइंट पे। बट एक्स एक्सिस पे जब आप आते हैं तो एक्स एक्सिस पे क्योंकि थ्रू आउट द मोशन एक्सेलरेशन जो है वो है कांस्टेंट, तो यहाँ पे आप सिंपल फार्मूला स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम या फिर डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम का यूज करके यहाँ पे डिस्टेंस या टाइम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सिंपल है कि एक्स एक्सिस पे जब आप चलते हैं तो थ्रू आउट द मोशन जो आपका जो प्रोजेक्टाइल है उसकी जो स्पीड है वो कांस्टेंट बनी हुई है। तो यहाँ पे सिंपल फार्मूला डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम का यूज कर सकते हैं आप। बट वाई एक्सिस पे आप देख रहे हैं कि जो मोशन है वो डी एक्सेलरेटेड या एक्सेलरेटेड है लगातार। तो यहाँ पे इस डायरेक्शन में आपको करना होगा, इस डायरेक्शन में जब आप चलते हैं तो आपको यहाँ पे सिंपली डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम फार्मूला यूज नहीं कर पाएंगे, बट आप क्या करेंगे इक्वेशंस ऑफ मोशन यूज करेंगे। तो आप इक्वेशंस ऑफ मोशन सभी को याद होगा, इक्वेशंस ऑफ मोशन वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए टी टाइप का है। अगर ये अपवर्ड है तो यहाँ माइनस यूज करेंगे आप, यहाँ पे जी के लिए यहाँ पे जी टी यूज कर सकते हैं, डाउनवर्ड के लिए प्लस और अपवर्ड के लिए माइनस। ऐसे ही यहाँ पे अगर आप चलते हैं सेकेंड इक्वेशन की तरफ तो क्या होगा, एच इज इक्वल टू यू वाई टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर यूज करेंगे आप। अब यहाँ पे y क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं कि जो u वेलोसिटी है ये एक्चुअल में वर्टिकल डायरेक्शन में नहीं है, तो इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट है सिर्फ वही इसको अपवर्ड डायरेक्शन में ले जाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी को u y लिखा जा रहा है, ऐसे यहाँ पे u y लिखा जा रहा है। अगर ये अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है तो यहाँ पे माइनस और डाउनवर्ड आ रहा है तो प्लस, ये आप अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट आप यूज करते हैं। तो अगर अपवर्ड डायरेक्शन के लिए लिख रहे हैं, थर्ड इक्वेशन में क्या होगा, वी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू यू वाई स्क्वायर माइनस टू जी एच यूज करते हैं। तो आप इन थ्री इक्वेशंस का यूज करके आप फाइंड आउट कर सकते हैं फाइनल वेलोसिटी, अगर आपको इनिशियल वेलोसिटी और टाइम पता है, हाइट अगर आपको इनिशियल वेलोसिटी और टाइम पता है, फाइनल वेलोसिटी अगर आपको इनिशियल वेलोसिटी और हाइट पता है, या फिर हाइट फाइंड आउट कर सकते हैं अगर आपको फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी पता है। तो इस तरीके से आप इस इक्वेशन का यूज करके वाई एक्सिस पे रिक्वायर्ड रिजल्ट फाइंड आउट कर सकते हैं अगर आपको अदर रिजल्ट पता हो। एक्स एक्सिस के लॉन्ग आप बहुत ही सिंपली आप यूज कर सकते हैं फॉर्मूला एक्स इज इक्वल टू स्पीड दैट इज यू एक्स इंटू टाइम, और इस फॉर्मूले का यूज करके आप टाइम डिस्टेंस अलॉन्ग एक्स एक्सिस फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अदर अगर आपको पता है तो आप इन चीज़ों को फाइंड आउट कर सकते हैं बहुत ही इजीली। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो की पॉइंट मिला आपको प्रोजेक्टाइल में वो दो हैं। फर्स्ट तो ये है कि एक्स एक्सिस पे आपका मोशन जो है, मतलब जो प्रोजेक्टाइल है उसका जो मोशन है वो नॉन एक्सेलरेटेड है, मतलब थ्रू आउट द मोशन उसकी जो वेलोसिटी उसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है।
और वाई एक्सिस पे इसकी वेलोसिटी कॉन्टिन्यूसली वेरिएबल है, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगता है जो कि ग्रेविटेशनल फोर्स है। ये लगातार इस वेलोसिटी को फर्स्ट हाफ में डिक्रीज करता है और सेकेंड हाफ में इसको इंक्रीज करता है। तो मोशन यहाँ पे इसकी वेलोसिटी लगातार डिक्रीज होती है और यहाँ पे इंक्रीज होती है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये एक एक्सेलरेटेड मोशन है जो वाई एक्सिस के लॉन्ग है। तो वाई एक्सिस के लॉन्ग आप यूज करते हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन वी वाई इक्वल टू यू वाई माइनस जी टी टाइप, एच इक्वल टू यू वाई टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, वी वाई स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh टाइप का। और एक्स एक्सिस के लॉन्ग आप सिंपली डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम फॉर्मूले का यूज करके जो भी रिक्वायर्ड चीज़ है उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोजेक्टाइल मोशन से रिलेटेड बेसिक कॉन्सेप्ट है ये, इसको जरूर समझें और इसको पढ़ें। इससे रिलेटेड अब डेरिवेशंस यहाँ से स्टार्ट होंगी, तो देखेंगे कि इसका एक्स और वाई के लॉन्ग कंपोनेंट कितना कितना आता है अगर एंगल इसको थीटा एंगल पे इसको प्रोजेक्ट किया गया है। तो सपोज आपने इसको थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट किया हुआ है और ये डायग्राम है, तो आपको वाई एक्सिस के लॉन्ग जो मिलता है इस डायरेक्शन का कंपोनेंट यू वाई इज इक्वल टू आपको मिलता है यू साइन थीटा। ये है यू टोटल वेक्टर, यहाँ पे देख रहे हैं। अगर यू वेलोसिटी से इसको प्रोजेक्ट किया गया है तो आपको इस डायरेक्शन में मिलता है यू साइन थीटा, यू वाई की वैल्यू, और एक्स एक्सिस पे आपको मिलता है यू कॉस थीटा। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये जो यू साइन थीटा ये है वेरिएबल, ये है वेरिएबल, और जो कॉस के लॉन्ग मिलता है ये है कांस्टेंट। ठीक है, तो ये वाला जो पार्ट है ये कंप्लीटली कांस्टेंट है क्योंकि इस पे कोई भी फोर्स नहीं लगता, नो फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस, नो फोर्स अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस बोल सकते हैं आप, कोई भी फोर्स नहीं लगता है जो इसको अपोज करे, जबकि यहाँ पे इस वाले पार्ट पे फोर्स लगता है जो कि ग्रेविटेशनल फोर्स है और इस वेलोसिटी के लगातार वेरी करता है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं ये है यू कॉस थीटा और यू साइन थीटा। तो जो वेलोसिटीज हैं यू साइन थीटा वेरिएबल वेलोसिटी है और यू कॉस थीटा क्या है, कांस्टेंट है। तो अगर आप इक्वेशंस ऑफ मोशन लिखना चाहें इस कंडीशंस के लिए, ठीक है, इन कंडीशंस के लिए इक्वेशंस ऑफ मोशन लिखना चाहें और कंडीशन ये है, तो यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन आपका होगा वी वाई इज इक्वल टू यू वाई माइनस जी टी। अब वी वाई हमको फाइंड आउट करना है, नहीं पता होगा, लेकिन यू वाई क्या होगा, यू साइन थीटा माइनस जी टी। अब ये हो गया आपका फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन अपवर्ड मोशन के लिए प्रोजेक्टाइल में। ऐसे ही सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होगा, सेकेंड होगा आपका एच इज इक्वल टू यू वाई टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए यू वाई की वैल्यू यू साइन थीटा है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं यू साइन थीटा माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर इंटू टी होगा यहाँ पे। अब देखिए ये कंडीशन ऐसी होगी तभी एंगल हॉरिजॉन्टल से लिया है तभी इतना आएगा, अगर एंगल वर्टिकल से ले लिया है तो फिर ये कॉस हो जाएगा, तो इसको ध्यान रखेंगे। और थर्ड होगा आपका वी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू यू वाई स्क्वायर माइनस 2gh। तो यहाँ पे वी वाई स्क्वायर की वैल्यू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2gh होगा, और ये इक्वेशन नंबर 3 हो गया आपका। तो यहाँ पे देख सकते हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग इक्वेशंस ऑफ मोशन आपको मिल रहे हैं। वी वाई इज इक्वल टू यू सी साइन थीटा माइनस जी टी, ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। बार बार बोल रहे हैं कंडीशन, जब भी एंगल थीटा हॉरिजॉन्टल से लिया गया है सिर्फ तभी ये इक्वेशन आप लिख सकते हैं। अगर एंगल थीटा आप वर्टिकल से ले रहे हैं तो ये साइन थीटा को आप रिप्लेस करेंगे कॉस थीटा से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसको जानना। यहाँ पे देखिए कंडीशन, एंगल को थीटा हॉरिजॉन्टल से लिया गया है, यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन बनता है वी वाई इज इक्वल टू यू साइन थीटा माइनस जी टी, सेकेंड इक्वेशन बनता है एच इज इक्वल टू यू साइन थीटा माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, और थर्ड इक्वेशन बनता है वी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2gh। ओके, सो इनके साथ आप बहुत ही इंटरेस्टिंगली इन चीज़ों को समझ सकते हैं। जब भी आपको वाई एक्सिस पे किसी भी चीज़ की रिक्वायरमेंट है आप इन इक्वेशंस का यूज़ करके इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, तो इसको जरूर नोट कर लीजिए। अब देखते हैं आगे हम लोग इक्वेशंस कैसे यूज़ करेंगे। मान लीजिए कि आपको फाइनल वेलोसिटी फाइंड आउट करना है एट हाईएस्ट पॉइंट पी, तो कैसे करेंगे, तो देखते हैं। तो
टाइम सपोज पता करना है हाईएस्ट पॉइंट का, क्योंकि हाईएस्ट पॉइंट पे तो वेलोसिटी वी वाई जीरो हो जाएगी, तो आप यूज करेंगे फार्मूला वी वाई इज इक्वल टू यू आई माइनस जी टी। अब यू वाई की जगह पे लिखेंगे वी वाई इज इक्वल टू यू साइन थीटा माइनस जी टी टाइप। ओके, एट हाईएस्ट टॉप पॉइंट वी वाई जीरो है तो यहाँ जीरो करेंगे, इक्वल टू यू साइन थीटा माइनस जी टी। अब यहाँ पे टी इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं कितने टाइम पे ये पहुंच जाएगा, तो आप लिख सकते हैं यू साइन थीटा बाई जी। यहाँ पे इतना टाइम लगेगा इसको इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए, ये हाईएस्ट पॉइंट है, तो आप देख सकते हैं इतने टाइम में ये पार्टिकल हाईएस्ट पॉइंट पे होगा। या फिर आप बोल सकते हैं ये टोटल ट्रेजेक्टरी का हाफ पोर्शन कवर कर चुका होगा, या फिर इसको बोलते हैं टोटल टाइम को बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, तो इसको बोल सकते हैं आप हाफ टाइम ऑफ फ्लाइट। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है, चीज़ें बहुत ही सिंपल है अगर आप चीज़ों को अच्छे से समझ रहे हैं। तो इक्वेशंस ऑफ मोशन का बहुत ही इंटरेस्टिंग यूज है यहाँ पे। अगर ये इक्वेशंस ऑफ मोशन आप समझ रहे हैं, आप इनको यूज़ करिए, बुक लीजिए, बुक से रिवाइज करिए टॉपिक को लगातार और कंप्लीट कर लीजिए। ओके, सो इसको कर सकते हैं आप अपने से, क्वेश्चन सॉल्व करिए, फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में।